अंधेरी रात, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और -30 डिग्री की ऐसी हवा जो किसी भी इंसान की सांस को पत्थर बना दे। लेकिन उस रात एक पहाड़ी चोटी पर सिर्फ एक चीज जमकर खड़ी थी, भारत के उन 120 जवानों की हिम्मत। कहानी शुरू होती है 18 नवंबर 1962 की सुबह से। पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि उस पहाड़ी मोर्चे पर 3000 चीनी सैनिक नवीन हथियारों के साथ आगे बढ़ चुके थे, और दूसरी तरफ सिर्फ एक कंपनी, 120 जवान, कोई बैकअप नहीं, कोई मदद नहीं, और पीछे हटने का एक भी रास्ता नहीं। लेकिन तब कंपनी कमांडर मेजर शैतान सिंह भाटी ने बस एक वाक्य कहा, आज कोई पीछे नहीं हटेगा, जिंदा रहें या नहीं, पोजीशन यही है। कुछ महीनों बाद जब बर्फ पिघली तो सामने आया युद्ध का सबसे दर्दनाक और सबसे सम्मानित दृश्य। सैनिक वहीं पर जम चुके थे, उसी पोजीशन पर जहां उन्होंने आखिरी गोली चलाई थी, और उनके शवों के सामने चीनी राइफलें आर्म्स डाउन सलाम देती मिली। ये वही कहानी है, रेजांगला का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ जीत या हार की गिनती से नहीं मापा जाता, बल्कि उससे मापा जाता है कि एक मिट्टी के लिए किस हद तक जाया जा सकता है। नवंबर 1962, भारत और चीन के बीच टकराव अब युद्ध बन चुका है। सीमा पर गोलीबारी, सैनिकों की आवाजाही और बर्फीली रातों में चौकियों पर पसरा सन्नाटा, सब इस बात का संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। लद्दाख का वह क्षेत्र, रेजांगला, लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर। यहां हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेते हुए फेफड़ों पर दर्द महसूस होता है। ऑक्सीजन आदि, ठंड दोगुनी और बहादुरी अनगिनत गुना। यही वह जगह थी जहां 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी तैनात की गई, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। राजस्थान की गर्म मिट्टी से निकले एक ऐसे योद्धा जो बर्फीली जमीन पर भी इतनी ही मजबूती से खड़े थे। कंपनी के ज्यादातर जवान उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से थे। कई जवान आहीर समुदाय से थे, जो अपनी बहादुरी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस छोटी पर टिके रहना किसी युद्ध से कम नहीं था। न ढंग के स्वेटर, न मौजे, न दस्ताने, और ऊपर से हवा इतनी तीखी कि कभी कभी सैनिकों की उंगलियां राइफल की ट्रिगर तक पहुंच ही नहीं पाती थीं। फिर भी चार्ली कंपनी डटी रही, क्योंकि उन्हें पता था यह चौकी गिरने का मतलब है पूरी चुशूल घाटी का गिरना, और चुशूल बच गया तो लद्दाख बचा रहेगा। लेकिन चीन चुप नहीं बैठा था। 20 अक्टूबर को युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। भारत कई मोर्चों पर पीछे धकेला गया। तवांग, बोमडिला, गलवान, एक के बाद एक चौकियां गिर रही थीं, लेकिन चुशूल अभी भी भारतीय सेना के हाथ में था। यही चीन की सबसे बड़ी चिंता थी। उन्हें पता था अगर चुशूल को नहीं तोड़ा तो लद्दाख को तोड़ना नामुमकिन है। इसी दौरान रेजांगला बंकरों में ठंडी रातें और ठंडे खाने के बीच चार्ली कंपनी लड़ाई की तैयारी कर रही थी। बंकर पत्थरों से बने थे, ऊपर छत नहीं थी। रात को बर्फ अंदर गिरती थी। कई बार खाना पकाने के बर्तन टूट जाते तो जवान सिर्फ बिस्कुट पर दिन गुजारते। लेकिन हर जवान जानता था वहां खड़े रहने का मतलब है भारत की एक सीमा को पकड़कर रखना। रात गहराती जा रही थी और खतरा भी। 18 नवंबर की सुबह से ठीक पहले चार्ली कंपनी के आगे की चौकी से एक सिग्नल आया, भीड़ आगे बढ़ रही है। मेजर शैतान सिंह बाहर निकले। दूर बर्फ की सफेद चादर पर काली भीड़ हिल रही थी। दुश्मन 3000 से भी ज्यादा चार्ली कंपनी के पास थे। सिर्फ 120 जवान और पुराने जमाने की 303 राइफलें, जो हर गोली के बाद दोबारा लोड करनी पड़ती थीं। मेजर ने रेडियो पर सिर्फ एक वाक्य कहा, जैसे ही वे रेंज में आए फायर खोल देना। और इसके साथ ही युद्ध की उलटी गिनती शुरू हो गई। रात और गहरी हो चुकी थी, बर्फ गिर रही थी और पहाड़ों के बीच फैला सन्नाटा मानो किसी तूफान से पहले की चेतावनी दे रहा था। चार्ली कंपनी के जवान अपनी अपनी पोजीशन पर तैयार थे। राइफलें ठंड से जमी हुई, सांसें धुएं की तरह बाहर आती, लेकिन निगाहें एकदम स्थिर। और तभी दूर एक हलचल तेज हुई। दुश्मन रेजांगला की ओर लहर की तरह उठता हुआ दिखाई देने लगा। जैसे ही चीनी सैनिक रेंज के अंदर आए, मेजर शैतान सिंह ने सन्नाटे को चीरते हुए आदेश दिया, फायर। अगले ही पल बर्फीले पहाड़ों में गूंजी पहली गोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही सेकंड में पूरी रिजलाइन गोलियों की आवाज से भर गई। भारतीय जवानों ने मशीन गन और लाइट मशीन गन से ऐसा हमला किया कि दुश्मन की पहली लहर कुछ ही मिनटों में टूट गई। जवानों ने रेडियो पर बताया, साहब, दुश्मन रुक गया है, हमारी तरफ कोई घायल नहीं। चार्ली कंपनी का मनोबल पहाड़ जितना ऊंचा हो गया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी।
सुबह के लगभग 4:30 बजे अचानक चीनी सेना ने एक साथ पूरी पहाड़ी पर तोपों की बारिश शुरू कर दी। गोले इतने तेज गिरे कि जमीन तक हिल गई। बर्फ हवा में उड़ने लगी, पत्थर बिखरने लगे और बंकर एक एक कर टूटने लगे। सैनिकों को लगा मानो पूरा पहाड़ फट रहा हो। मेजर शैतान सिंह ने हर जवान से कहा, अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो हट सकता है। लेकिन जवाब आया, साहब चिंता मत करो, हम यहीं लड़ेंगे। आगे की पोजीशन में खड़े आहीर जवान बोले, हम पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, दुश्मन हमें नहीं तोड़ सकता। मेजर मुस्कुराए और कहा, आज मैं भी यादव हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इन शब्दों ने पूरी कंपनी में जैसे बिजली भर दी। हर जवान फिर से तैयार हो गया। लेकिन वास्तविकता थी, इस गोलाबारी ने पहाड़ का चेहरा बदल दिया था। कई हथियार नष्ट हो चुके थे, कई जवान घायल थे और चीनी सेना दूसरे हमले के लिए और आक्रामक हो रही थी। गोले थमे नहीं थे कि चीनी सैनिक फिर पूरा दस्ता लेकर आगे बढ़े। इस बार उनकी संख्या और ज्यादा थी। वे चिल्लाते हुए बंकरों की ओर टूट पड़े। भारतीय राइफलें अब धीमी पड़ रही थीं। 303 को बार बार लोड करना पड़ता था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कई सैनिकों की उंगलियां ट्रिगर पर जम गई थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने फायर रोका नहीं। जो सैनिक घायल थे वे भी जमीन पर लेटकर गोली चला रहे थे। कुछ जवानों के पैर टूट चुके थे, कुछ के हाथों में गोली लगी थी, लेकिन उन्होंने मोर्चा छोड़ा नहीं। यह लास्ट स्टैंड था, जिसका मतलब होता है अंतिम सांस तक लड़ना। दुश्मन नजदीक आने लगा तो कई सैनिक हाथापाई पर उतर आए। किसी ने बंदूक की बट सीधे दुश्मन के सिर पर दे मारी तो किसी ने दौड़ते हुए चीनी सैनिकों को धक्का देकर चट्टान से नीचे फेंक दिया। ये दृश्य इतिहास में कम ही देखे जाते हैं। लड़ाई के बीच एक बड़ा गोला मेजर शैतान सिंह के कंधे पर फटा। वे गिर पड़े। खून तेजी से बह रहा था, लेकिन उसी हालत में उन्होंने अपने जवानों को पुकारा, फायर मत रोकना, दुश्मन को आगे मत बढ़ने देना। कुछ ही मिनट बाद एक साथ कई गोलियां उनके पेट में ढंस गईं। कंधा, पेट, हाथ, शरीर घायल होता गया, लेकिन मेजर अपनी पोजीशन से हिले नहीं। लांस नायक रामचंद्र यादव उनके पास पहुंचे। उन्होंने देखा मेजर की वर्दी खून से भीग चुकी है, लेकिन उनकी आवाज अब भी स्थिर थी। उन्होंने रामचंद्र से कहा, अगर मैं ना रहूं तो बटालियन को बता देना, मेरे जवानों ने हार नहीं मानी। रामचंद्र रोने लगे, लेकिन मेजर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रोना नहीं, आज युद्ध का दिन है। ये शब्द उस बर्फीली रात की सबसे गर्म आवाज थे। चीनी सेना अब 3 दिशाओं से हमला कर रही थी, सैकड़ों की संख्या में। चार्ली कंपनी लगभग अकेली पड़ चुकी थी। गोलियां खत्म हो रही थीं, राइफलें जाम हो रही थीं, कई बंकर टूट चुके थे, लेकिन पोजीशन 1 इंच भी नहीं छोड़ी गई। एक जवान ने अपनी आखिरी 2 गोलियां दुश्मन के सीने में उतारी और फिर चट्टान से लगकर बैठ गया। ठंड ने धीरे धीरे उसकी सांस रोक दी। एक और जवान गंभीर रूप से घायल था, हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने पत्थर पर राइफल टिकाकर आखिरी गोली चलाई और वहीं जम गया। ये दृश्य आज भी पहाड़ की हवा में जैसे गूंजते हैं। युद्ध का यह हिस्सा इतना तीव्र था कि कई इतिहासकार इसे भारतीय सेना का सबसे वीर क्षण कहते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी था, मेजर शैतान सिंह का अंतिम आदेश और रेजांगला की आखिरी सांस। तीसरी लहर के बाद रेजांगला की चोटी पर अब सिर्फ धुआं, बर्फ और गोलियों की गंध थी। दुश्मन लगातार आगे बढ़ रहा था और चार्ली कंपनी अब जिंदगी और मौत के बीच की सबसे पतली रेखा पर खड़ी थी। ज्यादातर जवान घायल हो चुके थे, कई बंकर टूट गए थे, गोली बंदूकें कम पड़ रही थीं, लेकिन किसी ने पीछे हटने का विचार भी नहीं किया, क्योंकि मेजर शैतान सिंह का आदेश पहले ही दिलों में उतर चुका था, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। लांस नायक रामचंद्र यादव मेजर को सहारा देकर एक पत्थर के पीछे ले आए। मेजर के कंधे से खून बह रहा था, पेट में लगी गोली उनके कपड़ों को लाल कर चुकी थी, लेकिन उनकी आंखें अब भी अपने जवानों पर थीं। रामचंद्र ने कहा, साहब, आपको पीछे ले चलता हूं। मेजर ने सिर हिलाया, बहुत धीमी आवाज में बोले, नहीं, कंपनी बिना कमांडर के नहीं लड़ सकती, मुझे यहीं रहने दो। उसी चोटिल अवस्था में उन्होंने रेडियो मंगवाया और हर पोजीशन की खबर ली। कौन जिंदा है, कौन लड़ रहा है, किस तरफ से दुश्मन ज्यादा दबाव बना रहा है। वो सिर्फ कमांड नहीं दे रहे थे, वो हर सैनिक की आखिरी उम्मीद थे। बर्फीली हवा में अब चीनी सैनिक और तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वे 3 दिशाओं से कंपनी को घेर चुके थे। चार्ली कंपनी अब संख्या में बेहद कम थी, फिर भी जो भी जवान बचा था वो खड़ा था। किसी ने अपनी LMG को पत्थर पर जमाकर गोली चलाना जारी रखा, किसी ने बंदूक की बट से दुश्मन को रोका,
किसी ने आखिरी सांस तक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। एक जवान, जिसकी दोनों टांगें घायल थीं, घसीटते हुए एक पत्थर के पीछे गया और वहां से आखिरी 3 गोलियां चलाकर दुश्मन को रोका। फिर वहीं बैठकर धीरे धीरे जम गया। ऐसे अनगिनत वीर क्षण उस पहाड़ी पर घट रहे थे। दुश्मन अब बहुत नजदीक पहुंच चुका था। गोलाबारी से मेजर शैतान सिंह का रेडियो भी लगभग नष्ट हो चुका था। फिर भी उन्होंने रामचंद्र यादव को बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो चुकी थी। मेजर बोले, अगर मैं यहां रह गया तो मेरा शरीर दुश्मन के हाथ लग जाएगा। मुझे पीछे ले चलो, लेकिन सावधानी से। रामचंद्र और एक अन्य जवान, निहाल सिंह, मिलकर मेजर को उठाने लगे। कंधे पर लगी गहरी चोट बहुत दर्द दे रही थी, लेकिन मेजर बिना कराहे बस आगे देख रहे थे। रास्ते में मेजर ने धीमे से कहा, कंपनी को कह देना, उन्होंने इतिहास लिख दिया है। कुछ ही कदमों बाद मेजर की सांसें डगमगाने लगीं। उनकी आंखों की चमक धीमी पड़ी और शाम लगभग 5:15 पर मेजर शैतान सिंह ने आखिरी सांस ली। रामचंद्र ने बर्फ हटाकर मेजर के शरीर को धीरे से सफेद चादर से ढक दिया। यह वही पल था जहां रेजांग ला की छोटी इतिहास बन गई। मेजर की शहादत के बाद निहाल सिंह समझ गए कि अब चार्ली कंपनी पूरी तरह अकेली रह गई है। चीनी सैनिक हर तरफ से घुस चुके थे। कई भारतीय जवान शहीद हो चुके थे। कुछ आखिरी सांसों पर थे। निहाल सिंह घायल थे। दोनों हाथों में गोलियां लगी थीं, लेकिन उन्होंने अपनी LMG के कुछ हिस्से तोड़कर अलग कर दिए ताकि दुश्मन उसे इस्तेमाल न कर सके। फिर उन्होंने बर्फीली रात में भागने का प्रयास किया। दुश्मन ने पीछा किया, गोली चलाई, लेकिन पहाड़ी का अंधेरा निहाल सिंह के लिए जीवनदान बन गया। वे लगातार चलते रहे, ठंड से कांपते हुए, खून बहते हुए, लेकिन रुकने का नाम नहीं लिया। 19 नवंबर की दोपहर को वे चुशूल हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां उनकी हालत देखकर सब चकित रह गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जम्मू के सैन्य अस्पताल में। डॉक्टरों ने कहा, इनका बचना चमत्कार है। जब निहाल सिंह ने अधिकारियों को रेजांग ला की पूरी कहानी सुनाई तो किसी को भरोसा नहीं हुआ। किसी ने सोचा, इतनी बड़ी सेना, इतने कम आदमी, इतना बड़ा युद्ध, यह असंभव है। कई लोग उन्हें कायर समझने लगे। गांव वालों ने उनसे बात करना छोड़ दिया, यहां तक कि उनके बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। निहाल सिंह सहन करते रहे, क्योंकि सिर्फ वो जानते थे उनके साथियों ने क्या किया था। उस पहाड़ी पर कौन कौन कैसे लड़ा था, किसने कैसे दम तोड़ा था, और मेजर ने आखिरी सांस में क्या कहा था। लेकिन असली सच कुछ महीनों बाद खुद पहाड़ ने बताया। अब कहानी अपने सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंचती है। चौथी महीना बाद बर्फ पिघलती है और रेजांग ला का असली दृश्य सामने आता है। यह हिस्सा इतना दिल दहला देने वाला है कि इतिहास इसे पढ़ते हुए भी कांप जाता है। सर्दियों के 3 महीनों तक रेजांग ला की छोटी मौत की खामोशी में ढकी रही। बर्फ लगातार गिरती रही। कोई इंसान, कोई जानवर, कोई चहल पहल वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। चुशूल सेक्टर का हर सैनिक मन ही मन एक ही सवाल पूछता था, चार्ली कंपनी का क्या हुआ होगा। लेकिन पर्वत पाठ नहीं सुनाते, वे इंतजार करवाते हैं। और फिर सन 1963 की फरवरी की शुरुआत में पहली बार बर्फ कुछ हटी। उधर से गुजर रहे एक चरवाहे ने दूर काले काले निशान देखे। वह पास पहुंचा तो उसका दिल कांप गया। उसने तुरंत करीबी भारतीय चौकी को सूचना भेजी। ऊपर लाशें पड़ी हैं, जमी हुई, हथियारों के साथ, वही पोजीशन, वही जगह। यह खबर बिजली की तरह फैली। एक खोज टीम भेजी गई और फिर रेजांग ला ने अपनी खामोशी तोड़ी। टीम जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही थी, हवा और भारी होती जा रही थी। बर्फ पर पड़े पैरों के निशान दिखते और गायब हो जाते। आखिरकार टीम उस क्षेत्र में पहुंची जहां चार्ली कंपनी ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। जो दृश्य वहां था, इतिहास का सबसे दर्दनाक और सबसे गौरवशाली सच था। सैनिक जम चुके थे, लेकिन जिस मुद्रा में शहीद हुए थे उसी मुद्रा में खड़े थे। किसी की उंगली अब भी ट्रिगर पर थी, किसी का घुटना अब भी पत्थर पर टिके हुए था, किसी ने हथियार उठाने की कोशिश की थी और उसी दौरान जम गया था। बर्फ ने उन्हें छिपाया नहीं था, बल्कि संभाल कर रखा था। टीम के जवान कुछ पलों तक कुछ बोल ही नहीं पाए। किसी ने आंखें पोंछीं, किसी ने सलाम किया, किसी का गला भर आया। फिर उन्होंने बीच में कुछ अजीब सा देखा। चीनी सैनिकों की राइफलें भारतीय जवानों के शवों पर आर्म्स डाउन सलाम में झुकी हुई थीं।
दुश्मन भी उनकी वीरता से दंग था। कई चीनी सैनिकों ने लिखा था, वे 1 इंच भी पीछे नहीं हटे। इतिहास में कभी कभार युद्ध सम्मान की भाषा बोलता है। रेजांगला का युद्ध उसी भाषा में लिखा गया था। अब चार्ली कंपनी की वीरता पूरी तरह सामने आ चुकी थी। सैकड़ों लोगों ने रेजांगला के शहीदों की कहानी सुनी। निहाल सिंह, जिसे महीनों तक कायर कहा गया था, अब देश के सामने सबसे बड़े गवाह थे। लोग उनके घर पहुंचे, हाथ जोड़कर माफी मांगी। बच्चों को वापस स्कूल बुलाया गया। गांव ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाया। निहाल सिंह ने सिर्फ इतना कहा, जो कुछ कहा था वह मेरे भाइयों के लिए कहा था। कुल 120 जवानों में से 113 शहीद हुए, 6 सैनिक पकड़े गए और उनमें से एक मेजर की टीम का वह बहादुर लांस नायक निहाल सिंह बचकर वापस आया। भारतीय सेना ने चार्ली कंपनी को इतिहास का सबसे बहादुर मोर्चा माना। मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया। यह सर्वोच्च वीरता सम्मान है। 8 अन्य सैनिक वीर चक्र से सम्मानित हुए। बाकी सैनिकों को सेना मेडल और अन्य सम्मान दिए गए। आज भी भारतीय सेना के इतिहास में एक साथ सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार पाने वाली केवल सी कंपनी है। उनका पराक्रम आज भी हवा में गूंजता है। जब कोई सैनिक लद्दाख की तरफ देखता है तो रेजांगला की छोटी मेजर की आवाज की तरह लगती है, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर रेजांगला की कहानी को फिर से सामने लाती है, लेकिन इसके ट्रेलर के बाद फिल्म का शीर्षक बदलने की मांग उठी। 120 वीर आहीर। आहीर समुदाय का कहना है कि फिल्म में आहीर सैनिकों की वीरता को कम दिखाया गया है और फोकस सिर्फ मेजर शैतान सिंह पर है। हालांकि सत्य यह है, सी कंपनी की बहादुरी किसी एक नाम की नहीं थी। यह उस छोटी की थी, उस मिट्टी की थी, उस अंतिम सांस की थी जो भारत के लिए दी गई। फिल्म सही दिखाएगी या नहीं, यह तो रिलीज के बाद पता चलेगा, लेकिन इतिहास पहले ही अपना फैसला सुना चुका है। रेजांगला सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारतीय साहस की परिभाषा था। तो दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आज भी हम उतने ही दृढ़, उतने ही निडर और उतने ही एकजुट हैं जितनी चार्ली कंपनी थी उस पहाड़ी पर? अगर आप ऐसी सच्ची भारतीय वीरता की कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ। जय हिंद।